इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हम डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे पहले कोलेटरल का मतलब समझिए। यहाँ पर कोलेटरल का मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी। होता क्या है बच्चों, आप बैंक से लोन लेते हैं। सपोज आपने बैंक से लोन लिया ₹50 लाख का। अब बैंक से जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे किस चीज की डिमांड करता है? कुछ सिक्योरिटी की डिमांड करता है। तो सपोज आपकी कंपनी ने कोई एसेट एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया लेंडर को, बैंकर को, अगेंस्ट द लोन। आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है उसे हम प्राइम सिक्योरिटी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के लिए आपकी कंपनी ने अपना कोई एसेट मोर्टगेज कर दिया, कोई लैंड मोर्टगेज कर दी, कोई मशीनरी मोर्टगेज कर दी। किसको? लेंडर को, जिसने आपको पैसा उधार दिया है। बट दैट लेंडर इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस सिक्योरिटी। वो कहता है शायद मेरा पैसा इस लैंड से या मशीनरी से पूरा ना हो पाए, तो मुझे कुछ और एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। तो यहां पर लेंडर आपसे क्या डिमांड करता है? लेंडर आपसे डिमांड करता है एडिशनल सिक्योरिटी की। तो कंपनी सिक्योरिटी देने के लिए कोई और एसेट नहीं है अब। ठीक है, कंपनी के पास अब कोई और एसेट नहीं है मॉर्टगेज करने के लिए। तो कंपनी इस केस में क्या करती है? अपनी कंपनी के डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर लेंडर को मॉर्टगेज कर देती है एज ए एडिशनल सिक्योरिटी। तो यही डिबेंचर्स विच आर इशूड टू द लेंडर ओवर एंड अबव सम प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, यही डिबेंचर्स हमारे कहलाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर्स इशूड टू द लेंडर ओवर एंड अबव सम प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी एज एन एडिशनल सिक्योरिटी आर नोन एज द डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब एक बात कॉमन सेंस से बताओ बच्चों, जब आप बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे तो बैंक को आप इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर पे करेंगे? लोन के ऊपर पे करेंगे या डिबेंचर्स के ऊपर पे करेंगे? दोनों के ऊपर पे करेंगे। लोन। सिर्फ लोन के ऊपर। डिबेंचर्स तो आपने उसको सिक्योरिटी के लिए दिए, रखने के लिए दिए हैं। डिबेंचर्स के लिए कोई एंट्री नहीं। डिबेंचर्स के सर्टिफिकेट पहले आपकी अलमीरा में रखे हुए थे, अभी बैंकर्स वालों की अलमीरा में रखे हुए हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स का कोई राइट नहीं है, उनके पास सिर्फ मोर्टगेज है। तो बैंकर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेंडर को इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ बैंक लोन के ऊपर, ना कि ऑन द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप लेंडर को उसके लोन की पेमेंट कर देते हैं तो लेंडर आपके डिबेंचर्स आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आप बैंक के लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे तो बैंक क्या करेगा? फर्स्ट बैंकर विल रिकवर देयर मनी थ्रू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ लोन लायबिलिटी, अगर लेंडर का मनी रिकवर नहीं हो पा रहा प्रिंसिपल सिक्योरिटी से, तो वो हमारे डिबेंचर्स का यूज करेंगे, डिबेंचर्स के ऊपर अपना राइट इवोक करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए अब ये डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये नोट करना है आपने। लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय मोर्टगेज ऑफ एसेट परचेज इज नोन एज द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज नोन एज द कोलेटरल सिक्योरिटी। जब लोन के अगेंस्ट कोई एसेट मोर्टगेज करते हैं तो वो एसेट तो कहलाता है प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। लेंडर सेटिस्फाइड नहीं है तो कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मांग रहा है। एडिशनल सिक्योरिटी के लिए कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है। तो दीज डिबेंचर्स व्हिच आर इशूड एज एन एडिशनल सिक्योरिटी टू द लेंडर ओवर एंड अबव प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज नोन एज द डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? Collateral security is realized by the lender only if the due amount cannot be recovered by realizing the prime or principal security. Lender in debentures का तभी यूज करेगा अगर उसको अपना पैसा नहीं मिल पा रहा, उसके बाद वो प्रिंसिपल सिक्योरिटीज का यूज करता है। प्रिंसिपल सिक्योरिटी यानी कि एसेट से भी अमाउंट रिकवर नहीं हो पा रहा तो फिर वो डिबेंचर्स का यूज करेगा। When loan is repaid, debentures issued as collateral security are returned to the company. अगर हम लोन की पेमेंट कर देते हैं तो लेंडर हमारे डिबेंचर्स हमें वापस कर देते हैं। They do not carry any right till the time loan is being repaid along with the due interest. लेंडर का डिबेंचर्स के ऊपर कोई राइट नहीं है जब तक कि हम उसके लोन की पेमेंट करते रहते हैं या इंटरेस्ट की पेमेंट करते रहते हैं। And lender has not demanded the loan to be repaid.
If the company does not repay the loan, lender may exercise its right toward the debenture being issued as a collateral security. ठीक है, इसको यहां तक नोट करना है आपने, जल्दी से नोट करिएगा, उसके आगे हम चलेंगे फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। मीनिंग सभी को समझ में आ गया? क्या बातें याद रखनी है इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। डिबेंचर्स, कोलेट्रल का मतलब एडिशनल सिक्योरिटी, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। मेन लोन लिया, उसके अगेंस्ट प्राइम और प्रिंसिपल सिक्योरिटी आपने किसी एसेट की प्रोवाइड की, लैंडर सेटिस्फाई नहीं है प्राइम सिक्योरिटी से, तो आपने एडिशनल सिक्योरिटी के लिए अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर दिए। दूसरी चीज, इंटरेस्ट हमेशा लेंडर को मिलेगा, लोन अमाउंट के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर नहीं मिलेगा। हम लोन की पेमेंट कर देते हैं तो डिबेंचर्स हमें वापस मिल जाते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी वाले। अगर हम लोन की पेमेंट नहीं कर पाते तो पहले लेंडर अपना अमाउंट रिकवर करता है प्रिंसिपल सिक्योरिटी से। अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी से भी उसका पैसा नहीं मिल पाता तो फिर वो हमारी कंपनी के डिबेंचर्स के ऊपर अपना राइट शो करता है। यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बच्चों दो मेथड है, डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि आप कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं कर रहे। जर्नल एंट्री क्यों पास नहीं कर रहे? हमने लोन लिया बच्चों, जर्नल एंट्री क्या बनेगी लोन लेने की? जल्दी से बताओ, बैंक से लोन ले रहे हो, जर्नल एंट्री बोलो। ये भी सिखानी पड़ेगी क्या आपको? बैंक से लोन लेने की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बताओ बताओ। बैंक टू लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट, वेरी गुड। अब इसके अगेंस्ट आपने सिक्योरिटी में क्या दिया? अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो ये एक यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है, सिंगल हैंडेड ट्रांजैक्शन है, बायलेटरल ट्रांजैक्शन नहीं है। बायलेटरल ट्रांजैक्शन होती है कि हमने डिबेंचर दिए, पैसा लिया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ डिबेंचर दे रहे हैं रखने के लिए सामने वाले को, पैसा हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि ये डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। तो क्योंकि बायलेटरल ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसलिए हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे। अब जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे तो कैसे शो करेंगे इसको? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बच्चों आपने 5 लाख रुपीस का लोन लिया और आपने 5 लाख लोन के अगेंस्ट 6000 डिबेंचर्स, 6000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशू कर दिए सिक्योरिटी के लिए, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसको कैसे हम शो करें? डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर टर्म लोन फ्रॉम बैंक। तो पहली बात, ये जो लोन आपने लिया है दो तरह का हो सकता है। दो तरह का मतलब लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है। तो केस वन में, केस वन हमारा यहां तक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने लोन लिया है और वो लोन हमारा लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो बताओ 5 लाख रुपीस का लोन आपने लिया, कहां शो करोगे? बोलो बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। साइड कौन सी होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। लॉन्ग टर्म लोन है तो कहां शो किया जाता है? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। सब हेड क्या बनता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कितना लोन लिया? 5 लाख रुपीस का। समझ में आ गया? अब आप इसको लेकर के जाएंगे नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1, नोट टू अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप दिखा रहे हैं क्या लिया है, कितने रुपीस का लोन आपने लिया है? 5 लाख रुपीस का। और आगे ये बोल रहा है कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ, दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जल्दी से इसको इतना नोट करिए। इतना क्लियर है बच्चों? हमने कोई एंट्री नहीं की, इसलिए हम डिबेंचर्स को अलग से कहीं दिखा भी नहीं रहे, सिर्फ कहां मेंशन कर रहे हैं? ब्रैकेट में। कौन से ब्रैकेट में? जब आप लोन के बारे में बता रहे तो साथ में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय 6000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकंड, अगर आपका ये वाला लोन 5 लाख रुपीस का लोन शॉर्ट टर्म लोन है, ये लोन आपको वापस करना है 10 महीने के अंदर, 11 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, तो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लोन। अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन्स को कहां दिखाते हैं आप लोग? करंट लायबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, करंट लायबिलिटीज में। कहां दिखाएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को नोट्स टू अकाउंट आप बनाएंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर है क्या? ये 5 लाख रुपीस, दिस इज लोन फ्रॉम बैंक, 5 लाख का लोन है। और आगे मेंशन कर देंगे कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए इसको।
सेकंड मेथड बच्चों, इसके बाद हमारा है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं डिबेंचर्स इशू करने की। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि आपने डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में प्रोवाइड किए, तो ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है, सिर्फ डिबेंचर्स आपके पास से गए हैं लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो जब आप एंट्री बनाएंगे आपके पास सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है कि आप डिबेंचर्स इशू करते हैं। और बच्चों आपको मालूम है जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो डिबेंचर्स को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। अब रिटर्न में तो कुछ आपके पास आ नहीं रहा, तो डेबिट में हम क्या लिखें, डेबिट में लिख देंगे सस्पेंस। कौन सा सस्पेंस, डिबेंचर्स का सस्पेंस अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री नोट करनी है। अगर आप डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए इशू कर रहे हैं तो जो जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। क्लियर। और अब बात करें इसके डिस्क्लोजर की, इसको कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, सपोज सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, लोन हमारा कितने का, 5 लाख रुपीस का लोन हमारे पास है, 5 लाख रुपीस का। और इस लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी के लिए आप 6000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कैसे दिखाया जाएगा, सेम वही लोन को कहां दिखाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज में आप दिखा देंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर कितना है लोन, 5 लाख रुपीस का। नोट नंबर 1 में जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 5 लाख रुपीस क्या है हमारा, टर्म लोन, बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपीस का। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये डिबेंचर की एंट्री कैसे बनेगी, यहाँ पर बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को भी यहीं पर शो किया जाएगा। कितने डिबेंचर हैं, 6009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, जिनको हमने इशू किया कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए 6 लाख रुपीस आ गया। ठीक। डिबेंचर सस्पेंस डेबिट का आइटम है बच्चों, ध्यान देना डेबिट का आइटम है। डेबिट के आइटम्स को आप बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। एक तरीका, अगर एसेट में ना दिखाना हो तो लायबिलिटी साइड से डिडक्ट कर दो। तो हमने वही किया यहाँ पर, इसको एसेट्स में ना दिखा करके डिबेंचर सस्पेंस जो कि डेबिट वाला आइटम था, इसको क्या कर देना है आपने, लेस कर देना है, माइनस कर देंगे डिबेंचर से, तो वैल्यू आ जाएगी नील। तो फाइनल अमाउंट आपका रहा 5 लाख रुपीज, और ये 5 लाख रुपीज यहां से ऊपर चला जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करिएगा। सेकेंड प्रोसेस, सेकेंड मेथड जिसके अंदर हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी बाय जर्नल एंट्री। अगर आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री बनेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर। डिबेंचर इशू कर रहे हैं, डिबेंचर हो गया क्रेडिट, सिक्योरिटी के लिए है, कुछ मिला नहीं हमारे पास में, तो डेबिट में सस्पेंस आ जाएगा। बैलेंस शीट में शो करने के लिए बिल्कुल आप नॉर्मल, सपोज 5 लाख का लोन है तो लोन को आप नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो कर देंगे। डिबेंचर्स को शो किया जाएगा सिर्फ नोट टू अकाउंट में, तो नोट टू अकाउंट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लोन कितना था 5 लाख का, और कितने डिबेंचर्स इशू किए थे आपने सिक्योरिटी के लिए 6000, तो 6009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच विच वर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी हो गए 6 लाख रुपीस के। लेस कर देंगे यहां से डिबेंचर सस्पेंस, यहाँ पर डेबिट किया था आपने डिबेंचर सस्पेंस को, तो डेबिट वाला आइटम या तो एसेट में जाएगा, एसेट में नहीं शो कर रहे तो लायबिलिटी से डिडक्ट कर देंगे। तो आपने डिबेंचर से डिडक्ट कर दिया डिबेंचर सस्पेंस को, वैल्यू आ गई नील। ये ₹5 लाख आपका आ जाएगा अब ऊपर। चलिए, अब इलस्ट्रेशन नंबर 21 ध्यान से देखिए। यात लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and issued 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 each as collateral security। लोन कितने का है बच्चों, 8 लाख रुपीस का। और ये भी पूछ रहा है कि बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। दो केसेस हैं, केस 1 आप कोई जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे, केस 2 अगर आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो बच्चों पहले केस 1 देखिए, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट दिखाया जाएगा, सिर्फ लोन वाला। लोन कितने का है, 8 लाख रुपीस का, और लोन को कहां दिखाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। कितने का लोन है, 8 लाख रुपीस का। नोट नंबर 1 पर आ जाइए, नोट्स टू अकाउंट में आए, नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बच्चों लोन हमने किससे लिया था 8 लाख का, फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर लिख दिया जाएगा लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ₹8 लाख। केस 1 में आपकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है, और जब कोई जर्नल एंट्री आप प्रिपेयर नहीं करते
तो डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी को आप सिर्फ ब्रैकेट में मेंशन करते हैं कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। कहां पर शो किया आपने डिबेंचर्स को? सिर्फ ब्रैकेट में। अब मेथड नंबर 2, यहां पर आप क्या करते हैं? जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। डिबेंचर्स जो आपने इशू किए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, कितने डिबेंचर्स इशू किए थे आपने? 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, यानी कि 10 लाख रुपीज के। कहां दिखाएंगे आप? पहले तो जर्नल एंट्री बना दीजिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर, 10 लाख रुपीज हो गया। इसके बाद में आप जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? 8 लाख रुपीज। और नोट्स टू अकाउंट में जब आप बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोन कितने का था? 8 लाख का। 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, 10 लाख रुपीज आ जाएगा। और लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करिए इसको। अभी आपने देखा जर्नल एंट्री क्या बनाते थे आप डिबेंचर इशू करने के लिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब आप लोन की पेमेंट करते हैं तो ये सिक्योरिटी आपको वापस मिल जाएगी, एक कंडीशन। या आप लोन की पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी और डिबेंचर्स पर राइट हो जाएगा लेंडर का। ठीक है, दोनों ही केस में आपको सिक्योरिटी कैंसिल करनी पड़ेगी। कब कैंसिल करनी पड़ेगी? लोन की पेमेंट करने के बाद जब सिक्योरिटी आपको मिल रही है तो आपकी सिक्योरिटी एंट्री कैंसिल होगी, या फिर आप लोन की पेमेंट नहीं कर पाए तो लेंडर्स आपके डिबेंचर्स के ऊपर अपना राइट शो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? अब ये सिक्योरिटी खत्म होकर के डिबेंचर्स पहुंच जाएंगे उसके पास। दोनों ही केसेस में बच्चों, दोनों ही केसेस में क्या होगा? आपको कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री कैंसिल करनी पड़ेगी। कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री थी सस्पेंस टू डिबेंचर, तो कैंसिल कैसे होगी? डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो सिक्योरिटी की एंट्री कैंसिल करो। अब लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे तो उसका लोन का अमाउंट है कुछ, मान लीजिए 10 लाख रुपए लोन के हैं, 2 लाख रुपीज सपोज इंटरेस्ट का है, तो कितना पैसा चाहिए उसको? 12 लाख रुपए चाहिए। अगर हम कैश में पे कर देते तो एंट्री क्या बन जाती बच्चों? तो एंट्री बन जाती टू कैश। लेकिन हम कैश नहीं दे पाए उसको, तो उसने क्या किया? हमारे डिबेंचर्स के ऊपर अपना राइट शो कर दिया। ये डिबेंचर्स हमारे उसके हो जाएंगे, तो डिबेंचर्स को हम क्रेडिट कर देंगे 12 लाख रुपीज से। एक बार फिर से बता रहा हूं, जब हम लोन की पेमेंट नहीं कर पाते तो डिबेंचर्स जो लेंडर के पास है वो लेंडर के हो जाएंगे। सिक्योरिटी कैंसिल, तो सिक्योरिटी कैंसिल करने की एंट्री करेंगे। पहले आप एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस, फिर वो लोन के ऊपर अपना राइट शो करेगा, लोन के अगेंस्ट हमारे डिबेंचर्स के ऊपर अपना राइट शो करेगा, तो लोन लायबिलिटी खत्म हो रही, डेबिट हो जाएगी। इंटरेस्ट हमने पे करना है, वो हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? कैश अगर हमने पे किया होता तो कैश क्रेडिट हो जाता, बट कैश तो हमने पे किया नहीं, हमारे डिबेंचर्स के ऊपर राइट हो गया लेंडर का, तो डिबेंचर्स हमारे इशू हो गए, फाइनली उसी के हो गए, तो डिबेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे। ये दोनों एंट्रीज नोट करें। इलस्ट्रेशन नंबर 22 देखिए, जेड लिमिटेड इशू कर रहा है 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इशूड है मतलब पहले कर चुके हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने लोन लिया हुआ था 8 लाख रुपीस का फ्रॉम देना बैंक। कंपनी वाज अनेबल टू रीपे, कंपनी लोन की पेमेंट नहीं कर पाई, और इंटरेस्ट भी हमने पे करना है अब लोन के ऊपर ₹2 लाख का। 31 मार्च 2021 को देना बैंक ने हमारे डिबेंचर्स के ऊपर अपना राइट वेस्ट कर दिया, अपना राइट रख दिया। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बताइए क्या बनेंगी? 31 मार्च को सबसे पहले तो क्या होगा? जब हम लोन की पेमेंट नहीं कर पा रहे तो डिबेंचर्स हो गए अब बैंकर्स के, तो एंट्री क्या बनेगी? पहले डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी को कैंसिल करो। कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री बनती थी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब बैंक डिबेंचर्स के ऊपर अपना राइट डाल रहा है, तो एक कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री खत्म, एंट्री बन जाएगी डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस। क्लियर हो गया? कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? कितने का था डिबेंचर्स? 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 10 लाख रुपीस के हो गए। ये क्लियर? अब हमने लोन की पेमेंट करनी है 8 लाख रुपीस की, लोन लायबिलिटी खत्म, डेबिट हो गई।
इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग खत्म, डेबिट हो गए 2 लाख रुपीज, और ये जो डिबेंचर्स थे ये हो गए अब देना बैंक के, तो हमारी तरफ से डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे, क्रेडिट कर देंगे 10 लाख रुपीज। जल्दी से कंप्लीट करिए इसको भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, अब हमें करनी है एंट्रीज इशू ऑफ डिबेंचर की बाय कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडम्पशन। क्या बोला मैंने, एंट्री करनी है डिबेंचर्स को इशू की, पैसा लेने की एंट्री करनी है। ये ध्यान में रखते हुए कि पैसा वापस कैसे करना है विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। एंट्री करेंगे पैसा लेने की, एंट्री करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर की, ये ध्यान में रखते हुए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन पैसा वापस कैसे करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। दो प्रीमियम है बच्चों, एक होता है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और दूसरा होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने 1 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए, जब इशू कर रहे हो 5% के प्रीमियम पर, तो ये बताइए पैसा कितना मिलेगा आपको? 1,05,000 मिलेगा। ये जो इशू के टाइम का प्रीमियम है इसको बोलते हैं, क्या बोलते थे बच्चों? इशू के टाइम प्रीमियम होता है, क्या बोलते हैं उसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब मैंने आपसे 1 लाख रुपीज लिया और 5% के प्रीमियम पर लिया, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि बच्चे मैं ये पैसा आपका 3 साल के बाद आपको लौटा दूंगा 1 लाख रुपए, और जब ये 1 लाख रुपए मैं आपको दूंगा तो साथ में 10% प्रीमियम भी दूंगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि साथ में मैं प्रीमियम भी दूंगा, ये क्या है मेरे लिए? क्या ये भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है क्या? ये वाला प्रीमियम जो पैसा मिला था मुझे एक्स्ट्रा 5,000, ये था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये था प्रॉफिट। लेकिन जब मैं वापस करने की बात कर रहा हूं 10% का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, इसे बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बात क्लियर बच्चों? पैसा लेते समय जो प्रीमियम मिलता है वो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है? बोलिए, बताओ बताओ बच्चों। और जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई 3 साल बाद, जैसे ही मैंने बोला 3 साल बाद मैं आपका 1 लाख रुपीज वापस करूंगा 10% के प्रीमियम पर, ये जो 10,000 रुपए है ये क्या है मेरे लिए? प्रॉफिट है, लॉस है? लॉस है। और साथ में लॉस के अलावा एक चीज और है, लाइबिलिटी भी है या नहीं? जैसे मैंने आपसे 1 लाख रुपीज पकड़े अपनी पॉकेट में रखे और मैंने अपने मुंह से 4 वर्ड निकाले, ये पैसा मैं 3 साल बाद दूंगा, 10% एक्स्ट्रा भी दूंगा साथ में, तो वो 10% जो एक्स्ट्रा वो मेरे लिए लाइबिलिटी भी तो बन गई कि अब मुझे वो लाइबिलिटी भी पे करनी है, तो ये कहलाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये बन गई लाइबिलिटी। बात समझ गए अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? एक होता है प्रीमियम इशू के टाइम का, पैसा लेते समय का, एक होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, पैसा वापस करते समय का। जो इशू करते समय का प्रीमियम होता है वो होता है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, जिसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलते हैं, और इसका यूज आप करते हैं एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे लिए लॉस है। नेचर क्या है? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिजर्व होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहां शो करते थे, याद है? बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी एंड लायबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस, के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में तो रिजर्व है। जबकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारे लिए अभी बात हुई क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी है। ठीक है। आउटफ्लो ऑफ कैश, जब प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है वहां तो कैश का इनफ्लो होता है, पैसा हमें मिलता है, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व द आउटफ्लो। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जब भी होगा, जैसे मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए मुझे दो, 3 साल बाद मैं आपको 10% एक्स्ट्रा दूंगा, 10% का प्रीमियम दूंगा, तो वहां पर मेरा कैश का आउटफ्लो भी होना है, यहाँ पर मेरे को कैश पे करना पड़ेगा रिडेम्पशन के टाइम पर। कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में? अभी आपने बताया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में। मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। जबकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को आप कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर मेन हेड होगा नॉन करंट लायबिलिटी और सब हेड होगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जल्दी से इसको भी नोट करना है आप लोगों ने। 6 केसेस की एंट्री हमें करनी है इशू के टाइम की, पैसा लेते समय की एंट्री करनी है, ये ध्यान में रखते हुए कि पैसा वापस कैसे करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है पैसा वापस कैसे करना है, लेकिन एंट्री किस समय की होगी? इशू की, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अभी हम सिर्फ इशू की एंट्रीज देखेंगे। इसके अंदर 6 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है इशू एट पार, रिडीम एट पार।
मतलब क्या बच्चों, मान लो एक डिबेंचर आपका फेस वैल्यू है जिसकी 100 रुपए, तो अब जरा मेरी हेल्प करते चलो। इशू एट पार का मतलब क्या, पैसा वापस कितना, वापस पैसा मिला कितना यहाँ पर 100, और रिडीम एट पार का मतलब क्या, वापस कितना करना है 100, इशू एट डिस्काउंट, मान लो 10% का डिस्काउंट है, तो बताओ कितना अमाउंट मिलेगा 90, वापस कितना करना है 100, 100। रिडीम एट पार का मतलब है फेस वैल्यू पर रिडीम करना है। इशू एट प्रीमियम, मान लो 10% का प्रीमियम, 100 रुपीज का डिबेंचर, 10% का प्रीमियम, तो इशू प्राइस कितना होगा, मिलेगा कितना इशू करते समय 110, 110 मिला, और वापस कितना करना है 100, पार पर रिडीम करना है, मतलब 100। फोर्थ केस, 100 रुपीज का डिबेंचर मिला कितना पार पर, यानी कि कितना अमाउंट मिलेगा 100, रिडीम एट प्रीमियम, मान लो 10% का प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन के टाइम, तो वापस कितना करना पड़ेगा 110। तो इस केस में क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा 10 रुपीज का, वो लॉस की भी एंट्री यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बनेगी। ऐसे ही यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपीज का डिबेंचर, 10% का डिस्काउंट इश्यू किया आपने 90 रुपीज में, 90 रुपीज मिले, रिडीम करना है मान लो 10% के प्रीमियम पर, तो 110 वापस कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें क्या हो गया, डबल लॉस हो गया। डबल लॉस कैसे, एक तो डिस्काउंट का 10 रुपीज और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का 10 रुपीज, तो टोटल लॉस कितना होगा यहाँ पर 20 रुपीज का। लास्ट केस है हमारे पास इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम, मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर इशू कर रहे हैं आप 105 में, 105 रुपए मिला, और वापस करेंगे तो आप वापस करेंगे 110 रुपए, यानी कि 10 रुपए प्रीमियम के पे करेंगे। ठीक है, ये आपके 6 केसेस हैं। अब चलिए इनकी एंट्री शुरू करते हैं। केस नंबर 1 ध्यान देंगे बच्चों। फर्स्ट क्या है, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में देख रहा था, वहां पर क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए थे 5 नंबर के, 5 मार्कर। यहाँ से अगले 15 मिनट में आपके 5 नंबर तैयार होने जा रहे हैं, ध्यान से। इशूड एट पार कितना अमाउंट मिल रहा है बच्चों 100, रिडीम एट पार कितना वापस करना है 100। मैंने कहा रिडेम्पशन को ध्यान करते हुए एंट्री कौन सी करनी है, पैसा लेने की करनी है वापस करने की, एंट्री करनी है अपने लेने की, पैसा लेते समय की एंट्री करेंगे। तो पैसा लेते समय आपका क्या होगा, पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, एंट्री होगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना अमाउंट मिला 100। और दूसरी एंट्री आपको पता है क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट था 100, ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर्स में। समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं, किया हुआ है पहले, किया था ना। चलिए ऐसे ही सेकंड केस, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। यहां पर मैं अपने डिबेंचर की फेस वैल्यू लेके चल रहा हूँ 100 रुपीज, मान लो डिस्काउंट है 5% का, तो बताओ कितना अमाउंट रिसीव होगा फर्स्ट एंट्री में, एंट्री बताओ क्या बनेगी, बैंक को डिबेंचर 95। वेरी गुड। अब सेकंड एंट्री जब बनाएंगे तो एप्लीकेशन में कितना 95, डिबेंचर में ध्यान रखना बच्चों, डिबेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू, डिबेंचर्स में हमेशा 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 कोई भी केस हो सब में फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, 100 का डिबेंचर पैसा मिला 95, 5 रुपए क्या है हमारा लॉस है, और इस लॉस का क्या नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। समझ गए। केस नंबर 3 अगेन, यहां भी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, इशू कर रहे हैं मान लो 10% के प्रीमियम पर, तो अमाउंट कितना रिसीव होने वाला है बच्चों 110। तो फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110, दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन में तो ऊपर से ही अमाउंट आ जाता है 110, डिबेंचर्स में अभी अभी क्या बोला मैंने, हमेशा कोई भी केस हो क्या लिख दो फेस वैल्यू, और 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है हमेशा किस नाम से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। जल्दी से नोट करें आप लोग इतना। फोर्थ केस, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। फेस वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपीज है हमारे, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो अमाउंट रिसीव कितना होने वाला है बच्चों यहाँ पर 100। जब वापस करेंगे तो सपोज 5% का प्रीमियम है तो 105। अब फर्स्ट एंट्री बताइए
फर्स्ट एंट्री तो हमेशा सेम, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और अमाउंट आपने रिसीव किया 100, यहां तक ओके है। सेकंड एंट्री पर आइए, एप्लीकेशन में तो आपका हमेशा एप्लीकेशन वाला ही अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। डिबेंचर्स आपको पता है क्रेडिट होंगे, और डिबेंचर्स में हमेशा 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 फेस वैल्यू। अब ये जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हैं, इसे बोलते क्या है, क्या नाम है बच्चों इसका? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बाय नेचर लायबिलिटी, क्या है ये हमारे लिए? लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 5 रुपीज। अब एक बात बताओ, 100 रुपीज लिए और लायबिलिटी बन गई 105, यानी कि 105 वापस करने हैं, तो एक्स्ट्रा 5 रुपए हमारे लिए डेबिट साइड में शॉर्टेज है, क्या लिखना पड़ेगा? क्या हो गया 5 रुपए का? हमें 5 रुपीज का हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हमेशा आप लॉस लास्ट में बैलेंस करके लिखा करें। 100 रुपीज लेकर के पे करने वाले हैं 105, तो डिफरेंस आपका हो गया लॉस। सिमिलर केस नंबर 5, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज, इशू किया 5% के डिस्काउंट पर, कितना पैसा मिला? 95। रिडीम कर रहे हैं 10% के प्रीमियम पर, तो कितना पैसा वापस करने वाले हैं? 110। ठीक, अब बताओ फर्स्ट एंट्री हमेशा सेम बनेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अमाउंट कितना लिखना है मैंने बताइए? 95। 100 का डिबेंचर 5% के डिस्काउंट पर इशू किया, तो पैसा आया 95। दूसरी एंट्री जब एप्लीकेशन में आएगा अमाउंट कितना? 95। डिबेंचर्स में सबसे पहले डिबेंचर्स को क्रेडिट करो, कितना लिखेंगे डिबेंचर्स में? हमेशा 95। डिबेंचर्स में हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू 100। और ये जो एक्स्ट्रा आप 10 रुपीज पे कर रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा आप 10 रुपीज पे कर रहे हैं, इसे को बोलते क्या है हम लोग? जब भी रिडेम्पशन करेंगे आप प्रीमियम पर, तो क्रेडिट में क्या जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं? 10 रुपीज का। बच्चों क्लियर हो गया? पैसा लिया 95 और प्रॉमिस किया कि मैं आपको वापस करूंगा कितना? 110। तो बताइए कितना डिफरेंस आ रहा है? 15 रुपीज का लॉस हो गया। अब आप इस लॉस को दो तरह से दिखा सकते हैं, एक तो डिस्काउंट है कितने का? 5 का, और दूसरा क्या है? लॉस ऑन इश्यू। बच्चों समझ में आया इतना यहाँ तक? इसी एंट्री को, ये वाली, सिर्फ ये वाली एंट्री को करने का एक दूसरा तरीका भी है, ध्यान से देखिएगा। ये सेकंड एंट्री को करने का एक दूसरा तरीका भी है। देखिए एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आया था? 95। डिबेंचर्स में क्या लिखते हैं हमेशा? फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना था क्वेश्चन में? 10 रुपीज का। अमाउंट रिसीव किया 95, वापस करने वाले हैं 110। 95 लेके 110 वापस करोगे, क्या हो गया? 15 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको लिख देंगे लॉस। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, आप ऐसे भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पर हम दोनों चीजें, एक तो डिस्काउंट 5 रुपए का और एक प्रीमियम 10 रुपीज का, दोनों को इकट्ठा लॉस के अंदर दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रीमियम को लॉस के अंदर दिखाया जा रहा है और डिस्काउंट को डिस्काउंट के अंदर। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये वाला आप करो ही मत। बात समझ रहे हैं? सिर्फ इसका ऑल्टरनेटिव मेथड करना है आपने, यानी कि ये 5 और 10 जो अलग अलग दिखा रहे हैं, आप इसको कंबाइंड करके किस में डाल देंगे? लॉस में। ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक अकाउंट कम ओपन करना पड़ेगा। जल्दी से इतना करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट केस, केस नंबर 6। हम डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडीम भी करेंगे प्रीमियम पर। जो इश्यू के टाइम का प्रीमियम होता था बच्चों, उसका नाम क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बाय नेचर प्रॉफिट है, डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट होता है। और ये जो रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम होता है, इसको क्या बोलते हैं? नाम क्या होता है इसका? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये बाय नेचर क्या है? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटी। ये भी क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा, दोनों होंगे क्रेडिट ही, लेकिन ये होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से, और ये होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। 100 रुपीज का डिबेंचर हमने इशू किया 105 में और वापस करेंगे 110 रुपए। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी बच्चों बताओ?
सबसे पहले पैसा कितना आ रहा है, फर्स्ट एंट्री बनती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना रिसीव कर रहे हैं 105। यहाँ पर एप्लीकेशन में सेम 105। डिबेंचर में आपसे बच्चों पहले ही बात हो चुकी है आराम से, डिबेंचर में हमेशा 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 क्या, फेस वैल्यू। अब दो प्रीमियम, एक 5 रुपीज का, इसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एक 10 रुपए का, इसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, पहले देखो सारा लिख लिया, अभी तक मैंने लॉस लिखा, लॉस अपने आप लास्ट में आ जाएगा बैलेंस में, लास्ट में लिख दो लॉस। क्रेडिट का टोटल कितना 115, डेबिट का टोटल कितना 105, तो 10 रुपीज डेबिट में शॉर्टेज है, उसको लिख देंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जल्दी से नोट करिए बच्चों,